आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। देखिए नागरिकता है जो भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया है। देखिए इससे पहले हम और भी टॉपिक है जो पॉलिटी का कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए नागरिकता है जो एक ऐसी आधुनिक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति को देश में हैसियत का संकेत देता है। देखिए कहने का मतलब है कि आपको नागरिकता होने के तहत कुछ ऐसे अधिकार है जो विदेशी को नहीं प्राप्त होती है। इसी को हम बोलते हैं कि देश में हैसियत का संकेत देता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिक ही बन सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो केवल भारतीय सदस्य ही, भारतीय नागरिक ही वो पद धारण कर सकते हैं। इसलिए देश में हैसियत का संकेत है जो नागरिकता प्रदान करता है। प्रत्येक देश अपने नागरिक को कुछ विशेष अधिकार प्रदान देता है जो विदेशी को प्रदान नहीं हो सकता है। जैसे कौन कौन सा अधिकार है, तो संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार, जैसे हम जिक्र किए हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, संसद का सदस्य है, न्यायालय का जो न्यायाधीश है, वही राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। वही अनुच्छेद देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये हमारे मौलिक अधिकार है जो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वो 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को मिलता है। ये अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। इसीलिए नागरिकता का प्रावधान है जो सभी देश में होता है। भारत में है एक ही नागरिकता है, यानी कि आप सिर्फ देश के नागरिक होंगे, न कि आप राज्य का नागरिक होंगे और देश के नागरिक होंगे। जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ राज्य का भी नागरिक होता है लोग और देश के भी नागरिक होते हैं, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। वहीं भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि केवल आप सिर्फ भारतीय हैं, न कि आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की नागरिकता होगा, या यूपी में रह रहे हैं, या तमिलनाडु में रह रहे हैं, केरल में रह रहे हैं तो केरल की नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ आपको भारतीय नागरिकता होगी। आप केरल के निवासी हो सकते हैं, वहाँ का आपको डोमिसाइल बनेगा, लेकिन नागरिकता सिर्फ भारतीय है। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। चलिए देखिए 5 से लेकर जो 11 तक अनुच्छेद है उसमें क्या क्या प्रावधान है, चलिए हम देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को उन लोगों को भारतीय नागरिकता माना गया जो, देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता दिया गया, उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। देखिए भारतीय नागरिक किसको माना जाएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और कहा गया कि आज से उस व्यक्ति को भारत के नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ये क्या है, शर्त है, 3 शर्त रखा गया था। और या संविधान आरंभ होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रहते हो। तो ये 3 प्रकार के शर्त था, इनकी अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, उसके आधार पर भी भारतीय नागरिकता दिया गया था। यह संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पूर्व से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसको इस आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया था। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत ये शर्त बनाया गया था। लेकिन क्या हुई थी कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, कुछ संविधान लागू हुआ था, उस समय सांप्रदायिक हिंसा के कारण बंटवारा हुआ और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में ही रह गए थे। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे और बाद में भारत आए थे तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया था। जो व्यक्ति भारत में थे और भारत से पाकिस्तान चले गए फिर बाद में भारत में आ गए, क्योंकि पाकिस्तान जब गए वहां कंफर्टेबल नहीं थे वो, तो फिर भारत में आए थे, उसके लिए भी प्रावधान किया गया। देखिए अनुच्छेद 6 है, जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति इंडिया में आया था उसके लिए अनुच्छेद 6 बनाया गया था। और देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। प्रावधान यही है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। देखिए 19 जुलाई 1948 एक डेडलाइन तय किया गया था, क्योंकि इसी दिन नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। इसीलिए 19 जुलाई 1948 को एक डेडलाइन है, इसी को आधार बना करके कंडीशन तय किया गया था कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था वो पाकिस्तान से, उसको भारतीय ही मान लिया जाएगा, भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो भारत में क्या है, उसको पहले 6 महीना रहने दिया जाएगा कि 6 महीना आप रहिए,
और ये अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके समक्ष आपको ये घोषणा करना होगा कि 6 महीने से हम है, 6 महीने रहने के बाद आपको फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको इस प्रकार से नागरिकता दिया गया था। उसमें 2 कंडीशन था, एक था 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए उनको डायरेक्ट नागरिकता दे दिया गया। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसको 6 महीना रहने के बाद कोई सक्षम अधिकारी है उसके समक्ष पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके बाद उसको भारतीय नागरिकता मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए थे भारत, उनको नागरिकता दे दिया गया था। नेक्स्ट है देखिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि अनुच्छेद 7 के तहत उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई जो 1 मार्च 1947 तक भारत को छोड़कर उस स्थान पर चले गए जो स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं था। कालांतर में यानी कि बाद में वह क्षेत्र भारतीय अधिराज्य बना, तो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया। देखिए सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 7 के तहत कह रहा है कि भारतीय व्यक्ति था पहले, यानी कि भारत में तो पहले रह रहा था, लेकिन 1 मार्च 1947 तक भारत छोड़कर उस स्थान पर चला गया था जहां उस क्षेत्र पर भारत का संप्रभुता नहीं थी, भारतीय क्षेत्र में वो नहीं स्थान था। जैसे लक्षद्वीप था जो भारतीय क्षेत्र में उस समय तक शामिल नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए बाद में लक्षद्वीप भारत में शामिल हुआ तो वहां पर रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भारतीय स्थान यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत जो क्षेत्र नहीं था वहां अगर कोई व्यक्ति चला गया तो कालांतर में यानी कि बाद में अगर वो क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर आया, भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत आया, तो उस क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान की। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहते हो, अब वह भारत नहीं आ पाए हो, तो भारत सरकार ने अपने दूतावास में नागरिकता का फॉर्म उपलब्ध कराया। जो व्यक्ति विदेश में थे वह व्यक्ति पंजीकृत करा लिया तो भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान कर दिया, लेकिन नागरिकता की शर्त यही थी कि पिता, माता, नाना, नानी में किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। देखिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे लोग थे जो विदेश में रह करके, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो विदेश से ही रह करके स्वतंत्रता संग्राम में वो सहभागी थे, विदेश में रहकर ही वहां से ही सहयोग करते थे भारतीयों का। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उनका भी, भारत सरकार का भी फर्ज था कि उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो समय के साथ दूतावास में एक फॉर्म उपलब्ध कराया गया नागरिकता से संबंधित। जो भी वहां पर लोग थे वो अपना दूतावास में फॉर्म भर करके भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। लेकिन शर्त वही था कि कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पंजीकृत कराने के लिए फॉर्म भर रहा है, तो शर्त यही थी कि उसके माता पिता या नाना नानी, दादा दादी किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। यानी कि 1947 से पहले, यानी कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ है, उसका मतलब अभिन्न अंग उसके नाना नानी का मतलब फैमिली रिलेशन होना चाहिए, तभी भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर देगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 8 है जो समाप्त हुआ हमारा। देखिए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 सिंपल सी बात कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिकता न होना। यानी कि भारत है जो केवल एक देश एक नागरिकता की प्रावधान करता है। भारत अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत सरकार उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देगी। यानी कि आप दो देश की नागरिकता नहीं रख सकते, भारत में केवल भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अमेरिका के नागरिक हो जाइएगा और भारतीय नागरिक होइएगा, तो नहीं, आर्टिकल 9 के तहत आपकी भारतीय नागरिकता है जो स्वतः समाप्त हो जाएगी, आप सिर्फ भारतीय रहेंगे। जब आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 कहता है। वहीं आर्टिकल 10 का ये देखिए कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून के आलोक में किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता माना जाएगा। कह रहा है कि भारत सरकार, भारतीय संसद जिस प्रकार से नागरिक संबंधी कानून बना देगी उसी के आधार पर भारत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। जैसे आप एनआरसी या सीएए देख रहे हैं, ये सब है जो भारत सरकार के द्वारा, भारत संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आर्टिकल 11 कहता है कि भारत सरकार को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ये आर्टिकल 11 में ऐसा प्रावधान किया गया है।
उपरोक्त अधिकार का उपयोग करते हुए, किस अधिकार का? आर्टिकल 11 का उपयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसके तहत 5 विधियां निर्धारित की गई है नागरिकता प्रदान करने हेतु। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछा गया था कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने तरीका से भारत का नागरिक कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये 5 तरीका से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देखिए, नागरिकता संबंधी कानून है जो बनाने का अधिकार संसद को है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में लिखा गया है और इसके तहत नागरिक अधिनियम 1955 भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसी में समय समय पर संशोधन किया जाता है। तो ये 5 कौन कौन से प्रकार है, चलिए हम देखते हैं किस किस प्रकार से भारत का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देखिए, पहला है जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में हो तो जन्म से नागरिक माना जाएगा। कह रहा है कि देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि भारत में संविधान लागू हुआ था। अगर कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वो व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाएगा। देखिए 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। कि यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1987 को या उसके बाद 2004 से पहले भारत में होती है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो तो जन्म से नागरिकता प्रदान किया जाएगा। कह रहा है कि अगर यह प्रावधान किया गया कब? 1986 में कि 1987 को या उसके बाद 2004 से पहले भारत में हुआ है तो उसके जन्म के समय माता पिता दोनों, यानी कि माता और पिता भारतीय नागरिक हो तो जन्म से नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि माता पिता दोनों होना चाहिए। फिर इसी में प्रावधान किया गया था, संशोधन किया गया 2003 में, और संशोधन करके किया गया कि यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2004 को या उसके बाद भारत में होती है और जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय हो या दोनों में एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी न हो तो जन्मा व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को नागरिक, यानी कि माता हो या पिता नागरिक है भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी यानी कि घुसपैठी न हो भारत में तो उसको उसके जो बच्चे होंगे उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मान लिया जाएगा। कब यह प्रावधान किया गया था? 2003 में किया गया था। 1986 में था कि माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, लेकिन 2003 में संशोधन करके कर दिया कि एक भारतीय है और दूसरा अगर अवैध प्रवासी न है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से जन्म से नागरिक मान लिया जाएगा। वहीं दूसरा देखिए, दूसरा है वंशानुगत से नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, अगर किसी के ग्रैंड मदर भारतीय है, उसके फादर भारतीय है, मदर भारतीय है तो जो बच्चा होंगे वो वंशानुगत के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर होती है और जन्म के समय उसका पिता भारतीय नागरिक है तो वंशानुगत के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए, प्रारंभ में था जो केवल भारतीय पिता के आधार पर ही नागरिकता प्रदान की जा रही थी कि देखिए यहाँ पर लिखा है पिता नागरिक भारतीय होने चाहिए, माता को यहाँ पर प्रावधान नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में संशोधन किया गया था 1992 में, 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में मिला करके, और इसके तहत प्रावधान किया गया कि पिता और माता कोई भी भारतीय है तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिक माना जाएगा। और यह प्रावधान बीपी नरसिम्हा सरकार के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसमें माता को, अगर माता भारतीय है और कोई महिला मान लीजिए विदेशी से शादी कर लेता है तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिक देने का प्रावधान नहीं था। तो इसमें संशोधन करके इसमें माता भी जोड़ दिया गया कि अगर माता भारतीय है और पिता विदेशी है फिर भी बच्चे को नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वंशानुगत के आधार पर भी नागरिकता प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा कह रहा है कि पंजीकरण से नागरिकता है। भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर मामूली तौर से निवासी हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के राजनयिक परिषद को आवेदन करना होगा तथा आवेदन से पूर्व उसे कम से कम 8 वर्ष निवास करना होगा तथा कोई व्यक्ति विदेशी महिला से विवाह करता है तो उससे भी ऐसी पद्धति से ही नागरिकता मिल सकती है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे 8 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, तभी उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति विदेशी महिला से शादी कर लेता है, जैसे राजीव गांधी शादी किए थे तो सोनिया गांधी को पहले 8 वर्ष भारत में रहना पड़ा था, फिर उसके बाद उनको भारतीय नागरिकता पंजीकरण के आधार पर रजिस्ट्रेशन से उनको भारतीय नागरिकता जो प्रदान किया गया था। इस प्रकार से पंजीकरण से नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। वहीं चौथा देखिए, देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से क्या होती है? यहाँ पर निवेशी नहीं, विदेशी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्रदान किया जा सकता है।
इसका क्या क्या आधार है कि सक्षम आयु का होना चाहिए, कंडीशन है अच्छे चरित्र का हो, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, भारतीय संविधान के 22 भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार हो, उसको लिखने पढ़ने आता हो एक भाषा। आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया, उसमें से एक भाषा लिखने पढ़ने आना चाहिए। कम से कम भारत में 12 वर्ष का निवासी हो, वह व्यक्ति उस देश से हो जहां भारत को भी नागरिकता प्रदान प्राप्त होता हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ऐसे देश से है, वहां पर भारतीय व्यक्ति को वहां की उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, तो देशीकरण से भारत में भी उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति उस देश से है जहां पर भारतीयों को भी नागरिकता दिया जाता है, तो भारत सरकार भी उस व्यक्ति को नागरिक प्रदान किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि सक्षम आयु का होना चाहिए, चरित्र उसकी अच्छी होनी चाहिए, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा अच्छी होनी चाहिए। जो भारतीय संविधान की 22 भाषा है उसमें से एक भाषा का लिखना पढ़ना जानकारी होनी चाहिए, और 12 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। चलिए, इस प्रकार से देशीकरण से भी उसको भारतीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। वही पांचवा और आखिरी देखिए कौन सा तरीका है। पांचवा तरीका है कि अर्जित क्षेत्र भारत के किसी क्षेत्र को प्राप्त करता है तो वहां के निवासरत व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान कर देगा। आप जानते हैं कि 1975 में जब सिक्किम भारत में मिलाया गया था, तो ये क्या था, एक अर्जित क्षेत्र था, भारत उसको अर्जित किया था। ये प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ था उस समय ये तो हमारे देश का हिस्सा नहीं था, 1975 में उसे भारत में सम्मिलित किया गया था। तो उस समय उसको अर्जन करके भारत सरकार ने वहां के जो भी निवासी थे उसको भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया था। इस आधार पर अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इस 5 आधार पर भारत सरकार है जो नागरिकता प्रदान करती है। चाहे तो ये संशोधन भी कर सकती है, अन्य तरीका भी बना सकती है। ये संसद का अधिकार क्षेत्र है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत ये भारतीय संसद को शक्ति प्राप्त है। अब देखिए नागरिकता समाप्त के तरीका, जिस प्रकार से नागरिकता मिले हैं उस प्रकार से कुछ आधार भी है नागरिकता त्याग समाप्त होने की। भारत सरकार है जो नागरिकता समाप्त कर सकती है। ये कौन कौन से तरीका है जिसके आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकता है। पहला है कि कोई व्यक्ति अगर नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दे तो उसको भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर देगी। जो भी भारतीय नागरिक को जो लाभ होता है वो उसको लाभ नहीं प्राप्त होगा उसके बाद। दूसरा है कि नागरिकता बर्खास्त, अगर भारत सरकार बर्खास्त नागरिकता कर देती है तो वंचना के आधार पर, वंचना का आधार है कि किस किस आधार पर वंचना माना जाएगा। देखिए वंचना है जो जांच में पाया गया गलत तथ्य के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर लिया हो तो भारत सरकार जो उसकी नागरिकता समाप्त कर लेगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत सरकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है और वो जो आवेदन दिया है वो आवेदन ही उसका गलत है, तो भारत सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता है जो समाप्त कर देगी। वहीं भारतीय संविधान के प्रति अनास्था, यानी कि भारतीय संविधान के प्रति अगर उसको आस्था नहीं है, अनास्था व्यक्त करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वहीं देखिए 5 साल के भीतर किसी अन्य देश के क्रिमिनल केस में 2 वर्ष की सजा प्राप्त कर लिया हो। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर भारत सरकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करती है और वो किसी अन्य देश में जब तक नागरिकता प्राप्त की है उसके 5 साल के भीतर, यानी कि 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस में 2 वर्ष तक सजा प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार भारतीय नागरिकता समाप्त कर देगा। अगर युद्ध में दुश्मन देश का सहयोग करे, अब मान लीजिए भारत किसी भी देश से युद्ध कर रहा है और वो दुश्मन देश का जाकर के सहयोग करता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है इस आधार पर कि आपने दुश्मन का साथ दिया है, आप भारत का साथ न देकर के दुश्मन का साथ दिया, इस आधार पर भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। वही 5वां आधार है कि लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के विदेश में रहने पर। देखिए लगातार 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना के, अगर सूचना देकर रह रहे हैं तो रह सकते हैं। सूचना देकर के, जैसे कि आप वीजा है जो समय समय पर रिन्यू करवाते हैं तो भारत सरकार को पता हो जाती है कि आप विदेश में हैं। अगर आप किसी प्रकार से अवैध घुसपैठी होकर के किसी देश में चले गए और वहां पर 7 वर्ष से अधिक तक भारत सरकार को बगैर सूचना दिए हुए रह रहे हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। तो इस प्रकार से ये 5 आधार है जिस पर भारत सरकार है नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है भारत सरकार को। चलिए कुछ MCQ है जो हम नागरिकता से संबंधित देखते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट है जो और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के नियमों में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय संविधान है जो एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं, भारत के राज्य का नागरिक नहीं होंगे। अगर क्योंकि आप भारतीय नागरिक होंगे तो एकल नागरिकता दिया गया है। आप राज्य का अधिवासी निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं आपको मिल सकता है। चलिए दूसरा कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म से प्राप्त किया जाएगा, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी भी क्षेत्र को भारत सरकार अर्जित करती है, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे सिक्किम का, जैसे सिक्किम को अर्जित किया था तो भारत सरकार ने वहां पर रहने वाले निवासी को भारत की नागरिकता प्रदान किया था।
तो इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा, जब 3 आधार है तो चौथा स्पष्ट है कि नहीं होगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। जन्म से कर सकता है, देशीकरण से प्राप्त कर सकता है, भूभाग के सम्मिलित से, रजिस्ट्रेशन से कर सकता है। इस पर आधार पर 5 आधार है जो नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तभी हम जिक्र कर रहे थे अमेरिका का, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। एक तो आप अमेरिका के नागरिक है, वही आप दूसरा है जिस राज्य के आप निवासी हैं उस देश की नागरिकता भी आपको माना जाता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में दोहरी नागरिकता एक राज्य की नागरिकता है और एक देश का नागरिकता है। भारत में केवल देश की नागरिकता है, राज्य के आप निवासी हो सकते हैं, आपको डोमिसाइल मिलता है, न कि नागरिकता मिलता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तभी हम जिक्र कर रहे थे कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। वहीं अनुभाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किए थे, जो हम पहले क्लास में कर चुके हैं। भाग 3 और 12 से 35 ये अनुच्छेद है और इसमें इसको फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका अगला चैप्टर में हम जिक्र करेंगे और ये 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है। वहीं भाग 4 और 36 से 51 है जो इसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, वो भाग 4 में है, उसका हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। चलिए अनुच्छेद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। हम आगे पहले ही जिक्र किए थे कि कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 15, 16, 19, 29, 30 ऑप्शन सी, ये केवल भारतीयों को प्राप्त होता है, विदेशी नागरिक को यह अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। ये फंडामेंटल राइट है, आगे चलकर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 11 के तहत कि वो संसद नागरिक संबंधी कानून बना सकती है और इसका उपयोग करते हुए उसने नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया था और समय समय पर उसमें संशोधन किया गया था। ये क्या है, ये सब वही है लेकिन संशोधन ये सब है। मेनली कानून कौन सा है, तो 1955 का ये मेनली कानून है। नागरिक अधिनियम 1955 ये मेन कानून है, उसके समय समय पर संशोधन किया जाता है। 1986 में संशोधन है, 2003 में है, 2015 में है, इस प्रकार से संशोधन किया गया है। लेकिन मेन कानून क्या है, नागरिक अधिनियम 1955 है, जो भारतीय संसद ने अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए बनाया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। तो हम जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधार दिया गया है जो हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा पूछ रहा है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए वंशानुगत है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भी है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना ये भी है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता, ये भारत में कंसेप्ट दोहरी नागरिकता का नहीं है, विदेशी नागरिकता का भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसको विदेशी नागरिकता रखने का अधिकार नहीं है, उसको विदेशी अगर कोई दूसरा देश का है तो उसको दूसरे देश की नागरिकता त्याग देना होगा तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पूरी आयु या सक्षम का हो 5 वर्ष के लिए भारत के एक ओवरसीज सिटीजन के रूप में पंजीकृत होता हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष के लिए भारत में रह रहा हो, नागरिकता प्राप्त करेगा। वो करेगा किस आधार पर, तो बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर करेगा, इस आधार पर उसको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि भारत में केवल एक नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है, एक नागरिकता और एक अधिवास है। आप एक ही जगह डोमिसाइल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी राज्य का डोमिसाइल ले लीजिएगा, एक जगह डोमिसाइल लीजिएगा दूसरे जगह डोमिसाइल लीजिएगा तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी दूसरे जगह डोमिसाइल। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा भारत में नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए केवल कहा गया कि भारतीय नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं यानी कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, जन्म के आधार पर ही नहीं। आप किसी तरह से अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनने योग्य हो जाते हैं। आप अगर पंजीकरण के माध्यम से भी हो जाते हैं तो वंशानुगत के आधार पर भी अगर भारतीय नागरिकता बन जाते हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, देशीकरण से भी अगर हम भारतीय नागरिक बन जाइएगा तो राष्ट्राध्यक्ष बन जाइएगा, और किसी क्षेत्र का अर्जन होता है और उसके आधार पर भी भारतीय नागरिक बन जाइएगा तो राष्ट्राध्यक्ष बनने योग्य होता है। यहाँ पर कह रहा है केवल जन्म से ऐसा ये वाला सिद्धांत है यूएसए में लागू होता है। यूएसए में अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही नागरिक है तो ही वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, अगर किसी अन्य आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है तो यूएसए में राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में भारत नागरिक होना चाहिए, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये आधार नहीं कि कौन से तरीके से आपने भारतीय नागरिकता अर्जन की है, ये आधार पर
केवल अमेरिका में है कि जन्म के आधार पर ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तीसरा कार्य कि जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है। अभी हम पढ़े थे कि कुछ ऐसा आधार है जिस पर वंचना किए जा सकते हैं। जैसे आप 7 वर्ष से अधिक भारत सरकार को बताया अगर विदेश में रह रहे हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। वहीं अगला आधार था कि अगर आप भारत के जो उस समय युद्ध में अगर विदेशी शत्रु देश का अगर आप साथ देते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय संविधान के प्रति अनास्था है तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त है जो कर सकती है संसद के द्वारा। इस प्रकार से 2 और 3 गलत है। इसमें सही पूछ रहा है तो केवल एक सही होगा। इसका स्टेटमेंट केवल एक सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए क्या है, कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धतर किसी देश में रहता है तो शत्रु अन्य देशी कहलाता है। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो स्वेच्छा से युद्धतर किसी भी देश में रहता है तो शत्रु अन्य देशी कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि मित्र अन्य देशी को भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का पद धारण करने का अधिकार है। ये बिल्कुल नहीं अधिकार है क्योंकि ये संवैधानिक पद है और इसको धारण करने के लिए भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है। तो इस मित्र देश को ये प्राप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तभी भी ये महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका चर्चा की गई है। ये संवैधानिक पद है। ये केवल भारतीय नागरिक ही ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से दूसरा इसका गलत है। पूछना सही कौन है तो केवल एक सही है। तो ये 10 जो MCQ था नागरिकता से संबंधित, ये हमारा पॉलिटी का क्लास है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।